चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और राष्ट्रीय सेवा भारती के साथ आज हमारी 254वीं वेबिनार है। लगातार 254 सप्ताह से हम हर रविवार शाम को 4 बजे बच्चों से संबंधित विषयों पर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। आने वाले 4 रविवार यानी आज से लेकर के 3 रविवार और हम एक बहुत ही अनूठे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। भारतीय कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था में क्या क्या आयाम थे और वर्तमान में जो हमारा बाल संरक्षण जिसकी हम बात करते हैं उसमें भारतीय कुटुंब व्यवस्था का क्या योगदान रहा है और किस प्रकार से हमारी जो सनातन परंपरा में बच्चों के अधिकारों को संरक्षित किया गया है और सारी चीजों को। तो ये हमारा एक सीरीज चलने वाला है आने वाले 4 सप्ताह पर। आज जो हमारी प्रथम में उद्घाटन सत्र में हम कह सकते हैं जो हमारे साथ जिनका उद्बोधन मिलने वाला है, आज भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय विजय जी भाई साहब। आप मुंबई के थाने के मूलतः निवासी हैं। भाई साहब ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। 1987 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड जिला विभाग प्रचारक से भिन्न भिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। भाई साहब ने महाराष्ट्र में देवगिरी में आप प्रांत प्रचारक रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा में प्रचारक रहे हैं। भाजपा महाराष्ट्र और गोवा के संगठन मंत्री रहे हैं। वर्तमान में भाई साहब राष्ट्रीय सेवा भारती के संयुक्त महामंत्री हैं। भाई साहब का केंद्र भोपाल है। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि जो आज का हमारा विषय है बाल संरक्षण और भारतीय कुटुंब व्यवस्था पर अपनी बात रखें। जी भाई साहब। सभी को नमस्कार। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की ओर से इस प्रकार का जो यह अनूठा प्रयोग यह चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन ये कर रही है, उसके लिए चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन का मनपूर्वक अभिनंदन और आभार। इस कोरोना की देन का, यानी कोरोना के पश्चात वेबिनार इस विषय को पूरा देश और पूरा विश्व यह अभ्यस्त हो गया। इसका एक अच्छा उपयोग चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन यह कर रहा है। इसी कारण 250 से ऊपर यह वेबिनार ये हम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से यह कर रहे हैं। तो इस माध्यम का भी बहुत अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन का अभिनंदन। हमने कभी सुना था कि जगत जेता सिकंदर था। वैसे वो जगत जेता हो नहीं पाया, भारत ने ही उसको करारी मार दी, लेकिन उसका नाम तो बना जगत जेता सिकंदर। जिसको विश्व को जीतना है उसके लिए एक आदर्श ऐसे सिकंदर का नाम आइकॉन इस दृष्टि से आ गया। वह सिकंदर जिस ग्रीक का प्रतिनिधित्व करता था, वह ग्रीक आज दुनिया में कहीं दिखता नहीं। रोमन संस्कृति का और रोम का विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा नाम लिया जाता है, लेकिन वह रोम और रोमन संस्कृति वो भी कहीं दिखती नहीं। ऐसी एक पुरानी संस्कृति पर्शियन संस्कृति जो पारसियों का देश रहा, वह संस्कृति भी लगभग यह नष्ट होने को आज विश्व के स्तर पर आ गई है। और जिस पर्शिया से वो पारसी संस्कृति विकसित हुई, वो पर्शिया भी आज दिखता नहीं है। न शुक न शक रहे, न हून रहे, न कुषाण रहे। बाबिलियन संस्कृति नाम की एक संस्कृति थी, वो भी नहीं रही। ऐसी विश्व की अनेक संस्कृतियां यह नष्ट हो गई या नष्ट होने की कगार पर है। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति यह विश्व के लिए एक आश्चर्यजनक ऐसी बात है। न्यूनतम 10,000 वर्ष
या अपनी संस्कृति का इतिहास यह रखा माना जाता है। वैसे तो भारतीय कालगणना के अनुसार तो करोड़ों वर्षों की इतिहास हम बता सकते हैं, लेकिन विश्व जिसको मानता है ऐसा न्यूनतम 10,000 वर्ष यह अपने इतिहास के माने जाते हैं। और इन 10,000 वर्षों में गत 2,000 वर्ष तो पूरी तरह से संघर्ष के रहे, और इस संघर्ष के कालखंड में यह संस्कृति यह मिटी नहीं। अन्य कई देशों के वर्णन ऐसे किए जाते हैं कि कई आक्रमण हुआ तो 50 वर्षों में ही वो संस्कृति, वो देश पूरी तरह से बदल गया। कई 100 वर्ष तक वो संघर्ष किए और नष्ट हो गए। कई 200-500 वर्षों तक भी लड़े, लेकिन उससे ज़्यादा वो टिके नहीं। ऐसे स्थिति में यह भारतीय संस्कृति यह अक्षुण्ण रही, और केवल अक्षुण्ण रही ऐसे नहीं, तो विजिगीषु वृत्ति से वह सभी आक्रमणों को झेल कर आगे जा रही है। आज उसी प्रकार के एक दौर में हम सभी यह गुजर रहे हैं। जैसे वो सारे जहां से अच्छा गीत में कहा जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। ये क्या बात है कि जिसके कारण इतने आक्रमणों के पश्चात भी ये हमारी यह हस्ती मिट्टी नहीं है? तो उसके मुख्यतः 3 कारण यह है। अन्य सभी संस्कृतियां वह राज्य व्यवस्था के आधार पर पली बढ़ी टिकी, और जैसे ही राज्य व्यवस्था नष्ट हो गई, राज्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई, पराजित हुई, वैसे ही वह संस्कृतियां भी यह पराजित हुई, नष्ट हुई, और आज इतिहास के पन्नों पर केवल नाम के लिए उन संस्कृतियों का उल्लेख हम करते हैं, या इतिहास के परीक्षा में 1-2 मार्कों का या कहीं थोड़ा अधिक वर्णन करना है तो 5 गुणों के लिए उसका वर्णन करने इतनी ही उसकी आज कीमत उन संस्कृति की यह रही है। ऐसे स्थिति में भारतीय संस्कृति टिकी, इसका कारण है कि वो केवल राज्य व्यवस्था पर निर्भर नहीं थी। वह उसके यह संस्कृति, यह समाज चलाने वाले यह अन्य भी कुछ घटक, अन्य भी कुछ फैक्टर ये थे। राज्य व्यवस्था ये थी, लेकिन 2000 वर्षों के संघर्ष में अनेक वर्ष ऐसे रहे कि एक छत्री राज यह भारतीय वंश के किसी का न रहते हुए भी यह समाज संस्कृति ये टिकी। इसके जो प्रमुख 3 कारण हैं, इसका एक कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, कि हमारी शिक्षा व्यवस्था यह राजा के से अंकित नहीं थी। राजा तय नहीं करता था कि शिक्षा कैसी हो। दूसरा है हमारे मठ मंदिर, हमारी यह व्यवस्था यह भी एक स्वतंत्र, स्वायत्त, स्वावलंबी इस प्रकार की यह व्यवस्था थी। और तीसरी व्यवस्था जो कुटुंब व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, कि इसके कारण इतने आक्रमणों के पश्चात भी हमारा देश यह अक्षुण्ण रहा, संघर्ष करता रहा, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारों को यह संक्रमित करता रहा। बाकी 2 व्यवस्थाओं के बारे में आज चर्चा करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। उसकी चर्चा करना प्रारंभ किया तो हर विषय पर एक वेबिनार हो सकता है, इतना बड़ा विषय वो है। इसलिए उन विषयों पर आज चर्चा न करते हुए कुटुंब व्यवस्था इस विषय पर ही थोड़ा कुछ विचार हम सभी करने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ सबसे छोटी इकाई, समाज का स्मॉलेस्ट यूनिट
यह क्या रहा? तो पाश्चात्य जगत में स्मॉलेस्ट यूनिट यह व्यक्ति माना जाता है। व्यक्ति आधारित, व्यक्ति केंद्रित सभी प्रकार के विचार यह माने जाते हैं, और इसीलिए ये अधिकारों की जो बात आती है, वो अधिकारों की बात यह व्यक्ति केंद्रित विचार करने के कारण सबसे अधिक यह आती गई। अपने यहाँ यह व्यक्ति केंद्रित, व्यक्ति यह स्मॉलेस्ट यूनिट माना नहीं गया, तो उससे थोड़ा ऊपर का परिवार, कुटुंब, यह समाज की इकाई का सबसे छोटी इकाई, ऐसी कुटुंब व्यवस्था, कुटुंब यह सबसे छोटी इकाई यह रही, और उस कुटुंब के आधार पर ही समाज में यह सभी प्रकार के बातों का समाज में संक्रमण करना यह होता गया। यानी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो स्वयं के बारे में ही विचार करता है, और स्वयं के बारे में विचार करते करते धीरे धीरे उसको अपने परिवार के अन्य घटकों का विचार, अन्य घटकों का परिचय होता जाता है, और जैसे जैसे परिचय होता जाता है वैसे वैसे ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरी दादी, ये मेरी नानी, इस प्रकार से यह स्वयं को एक एक परिवार के घटकों को वह जोड़ता जाता है, और वह जोड़ते जोड़ते उसका धीरे धीरे विकास हो जाता है। और उस कुटुंब से ही हमें जीवन जीने की सीख मिलती है, और किस लिए जीवन जीना है इसकी प्रेरणा भी मिलती है, और उस प्रेरणा को लेकर व्यक्ति यह अपने जीवन भर मार्गक्रमण करता है। एक मुझे याद है कि एक कार्यकर्ता के घर, जो अति सामान्य जिसकी आर्थिक व्यवस्था है, ऐसे कार्यकर्ता के घर में बैठा था, और उस कार्यकर्ता का छोटा बच्चा, दूसरी तीसरी में पढ़ने वाला, यानी 7-8 साल का, वह स्कूल से लौटने के बाद जैसे हर बच्चा अपनी माँ से स्कूल में क्या हुआ ये बताता है, और सब उसका पहला सबसे सभी प्रकार का शेयरिंग ये माँ से ही होता रहता है। तो वो स्कूल से वापस आया और अपनी माँ को स्कूल में हुई बातें बता रहा था, और बताते बताते उसने अचानक अपने दस्ते से 1 रुपया निकाला, और वह रुपया अपनी माँ के हाथ में रखा। यह लगभग 30 वर्ष पूर्व की घटना है। उस जमाने में 1 रुपये की कीमत भी पर्याप्त बड़ी थी आज से। वो जब 1 रुपया माँ के हाथ में रखा और माँ को कहा कि यह 1 रुपया मुझे रास्ते में आते समय मिला है। तो माँ ने कहा कि कहाँ मिला, कैसे मिला? तो उसने बताया कि मैं आ रहा था और रास्ते में 1 रुपया का सिक्का पड़ा हुआ मिला। यहाँ वहाँ मैंने देखा कोई उसको लेने वाला नहीं था। मैंने वो 1 रुपया का सिक्का उठाया और मेरे दस्ते में यह रख दिया, अब तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। ये जब उसने माँ को कहा तो माँ ने उसको कहा, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तुमने यह रुपया तुम्हें मिला और तुम मुझे भी दे रहे हो। वो बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, मुझे इससे चॉकलेट लेने हैं। माँ ने कहा, अच्छा तुम्हें चॉकलेट लेने हैं, ठीक है, अभी ऐसा करो, अंदर जाओ, हाथ पैर धो लो, कुछ खा वगैरह लो, और खेलने के लिए जाते समय अपने पास में जो मंदिर है उस मंदिर में जाकर यह 1 रुपया वहाँ मंदिर को, भगवान को चढ़ाकर फिर खेलने के लिए जाना। वो बोले तुम्हें भगवान को क्यों देना, मंदिर में क्यों देना, ये तो मुझे मिला है, वो लेने वाला भी कोई नहीं है, मैं तो चोरी करके नहीं लाया हूँ। माँ ने कहा कि तुमने चोरी करके लाया या नहीं लाया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो बात अपनी नहीं है, जो पैसा हमारा नहीं है, वह पैसा, उस पर अधिकार हमारा नहीं है, तुम्हें वो मंदिर में देना होगा। तुम्हें चाहे तो मैं तुम्हें 2 रुपया दूंगी चॉकलेट लेने के लिए, लेकिन इस 1 रुपया से चॉकलेट नहीं लेना। यह जो अपना पैसा नहीं है वह कभी भी हमारा, उसके द्वारा अपना जीवन व्यापन करना यह हमारे लिए योग्य नहीं है। यह 1 रुपया
मंदिर में समर्पण करके आओ। मैं यह सब देख रहा था। मैं सोच रहा था कि वो सामान्य वो जो भगिनी थी वो कुछ बहुत पढ़ी लिखी थी ऐसे नहीं, बाहर जीवन का उसको अन्य बाह्य जीवन का बहुत अनुभव था ऐसे भी नहीं है, लेकिन यह संस्कार भी उस पर हुए थे कि जो पैसा अपना नहीं है वह उस पैसों पर हमारा अधिकार नहीं है, वह समाज को उसी प्रकार वापस देना चाहिए और अपने बच्चे को यह सीख देनी चाहिए। अब गत 30 वर्षों के पश्चात जब उस बेटे को आज वो अच्छा युवक बन गया, एक गृहस्थ व्यक्ति बन गया, तो ध्यान में आता है कि उस एक छोटी घटना के कारण उसके जीवन को जो दिशा मिली, उसके कारण वो एक अच्छा नागरिक इस नाते से आज जीवन यह जी रहा है। हम सभी ने अभी जो युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध में जो हमारी वीरांगनाएं प्रतिदिन प्रेस मीट में सामने आती है। उसमें एक कर्नल सोफिया कुरैशी है। यह कर्नल सोफिया कुरैशी उनके एक पुराने इंटरव्यू में क्या कहती है कि सेना में जाने की प्रेरणा यह मुझे मेरे दादाजी से प्राप्त हुई। मेरे दादाजी भी फौज में थे और उनकी फौज की कथाएं सुनते सुनते और उनसे बात करते करते मैंने यह निर्णय लिया कि मेरा जीवन का करियर मैं बनाऊंगी तो फौज में ही बनाऊंगी। इस प्रकार के संस्कारों का स्वाभाविकता यह रोपण संक्रमण यह केवल कुटुंब व्यवस्था के आधार पर ही हो सकता है। अगर कर्नल सोफिया जी के दादा इस प्रकार के उनके मन में यह संस्कार नहीं उनका रोपण करते तो शायद आज भारत को इतनी एक झुंझा इस प्रकार की वीरांगना यह प्राप्त नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बात है यह हमें समझनी पड़ेगी कि कुटुंब व्यवस्था के आधार पर ही इस प्रकार के संस्कारों का एक स्वाभाविक संक्रमण यह समाज में होता जाता है। आज सामान्यतः बात किन विषयों की चलती है, तो बात तो चलती है अधिकारों की कि सभी प्रकार के विषयों के लिए हर विषय के लिए राइट है, ह्यूमन राइट है, चाइल्ड राइट है, लेबर राइट है। इस प्रकार के अधिकारों के आधार पर ही हम चलते हैं और विषयों का प्रतिपादन अधिकतर करते हैं और उन अधिकारों के संरक्षण के लिए विविध प्रकार के कानूनों का जन्म भी होता गया। अब यह तो बात ठीक है कि इस प्रकार के अधिकार भी व्यक्ति को चाहिए और उन अधिकारों का संरक्षण यह करने की व्यवस्था भी चाहिए, लेकिन अधिकारों से भी ज़्यादा या अधिकारों के कारण होता क्या है, तो घटना सही है या गलत है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अनेक स्थानों पर विदेशों में ऐसी घटनाएं ध्यान में आती है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को डांटा, अपने बच्चे को चाटा मारा और बच्चे ने पुलिस को फोन किया तो तुरंत पुलिस उस घर में जाती है और उस जिस माँ ने बड़े प्यार से और वो बच्चा अच्छा हो उसके जीवन में कुछ अच्छा वो करे इसलिए उसको चाटा मारा होगा या डांटा होगा, उसी माँ को वह पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसके लिए इतनी कड़ी सजा रहती है कि उससे बचने के लिए माँ बाप इतनी सामान्य बात कि अपने बच्चे का भविष्य अच्छा करने के लिए न बच्चे को डांट सकते हैं न उसको चाटा मार सकते हैं। एक सुनी हुई कहानी है कि एक कन्या जो भारतीय है और विदेश में रहती है, जब वो भारत में महीने 2 महीने के लिए आती है तो बच्चे भी स्वाभाविकता साथ में आते हैं। तो भारत में आने के पश्चात वो अपने मन की जो भड़ास है उन बच्चों को पीटना है, वो पीटने का काम वो भारत में करती है
अपने देश में जाकर, यानी जहाँ आज वो नागरिक है उस देश में आकर वो बच्चे को हाथ में नहीं लगा सकती, इस प्रकार की एक स्थिति यह आई है। लेकिन इसके परिणाम भी क्या है? तो इसके परिणाम है कि ऐसे सभी देशों में जो वेलफेयर स्कीम्स का जो खर्चा है, वह खर्चा यह इतना बड़ा बन गया है कि बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, कई देशों में 20%, 30%, इतना बड़ा हिस्सा यह वेलफेयर स्कीम्स के लिए, फिर अनाथ आश्रम चलाने हो, महिला आश्रम चलाने हो, वृद्धाश्रम चलाने हो, या इस प्रकार का जो डिप्राइव्ड क्लास है उसके संरक्षण के लिए इस प्रकार के व्यवस्था है, यह उन सरकारों को निर्माण करती है। उसके कारण उनकी अर्थव्यवस्था संकट में है। इस प्रकार की स्थिति यह आती है। अपने यहाँ यह सब स्वाभाविकता किस प्रकार से विचार किया गया? तो यह विचार करते समय यह स्वाभाविकता इस प्रकार से विचार किया गया कि यह हमारा कर्तव्य है, और कर्तव्य के आधार पर ही स्वाभाविकता एक दूसरे के संबंधों का विचार यह होता है, और कर्तव्य के आधार पर ही परिवार बनता है। परिवार यानी केवल साथ रहना नहीं, एक पुरुष एक महिला यह साथ में रह रहे हैं, उनके साथ 2 बच्चे यह साथ में रह रहे हैं, उनके उस घर में 2 बूढ़े ऐसे साथ में रह रहे हैं, ऐसे 6 लोगों का वह परिवार नहीं होता। तो परिवार बनने के लिए एक बहुत वर्षों की साथ में रहने की, एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे से मिलनसार होकर चलने की, एक दूसरे को संभालने की, इस प्रकार की जो बात होती जाती है, उससे यह परिवार यह बनता जाता है। आज लिविंग रिलेशनशिप की बात चलती है, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप के जो उन व्यवहार, उन संबंधों का जो एक खोखलापन है, वो खोखलापन अभी अभी लिविंग रिलेशनशिप भारत जैसे देश में यह प्रस्तावित हो रही है, यानी वो अभी अभी परिचित लोगों से हो रही है। उसी दरम्यान इन 10 वर्षों में ही लिविंग रिलेशनशिप के खोखलेपन कि उसके कारण निर्माण हुई समस्याओं के विषय यह ध्यान में आ रहे हैं कि जब तक एक दूसरे के संबंधों का, एक मानवीय संबंध, भावनिक संबंध यह समझ कर लोग जाते नहीं, तब तक परिवार यह निर्माण नहीं होगा। और परिवार निर्माण होने के लिए मैं और मेरा साथीदार इतना ही विचार करके नहीं चलता। तो परिवार निर्माण होने के लिए यह आने वाले पीढ़ी का भी सोचना पड़ता है, और जो जिसके कारण हम आए उनका भी सोचना पड़ता है। आज अनेक बड़े महानगरों में, हमारे मध्य प्रदेश में यह वातावरण अभी तक तो नहीं है, लेकिन मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलोर जैसा महानगर है, उसमें एक शब्द प्रयोग प्रचलित हो रहा है, डिंक, डबल इनकम नो किड्स, DINK, डिंक। अब यह डिंक जो है कि हम पैसा तो पर्याप्त कमाएंगे, डबल कमाएंगे, जितना चाहे उतना कमाएंगे, लेकिन हमें बच्चे नहीं चाहिए। और अगर बच्चे नहीं है होंगे तो फिर आगे का समाज, आगे की समाज व्यवस्था यह चलेगी कैसे? और यह समाज व्यवस्था अगर चलेगी नहीं तो हमारा देश आगे जाएगा कैसे? देश यह केवल कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। देश यह केवल रेलवे, मेट्रो, रोड्स ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय नहीं है। तो देश रहता है वो जीते जागते मनुष्यों का। इस प्रकार का जो समाज रहता है उस समाज को ही देश कहा जाता है। बाकी सब जो बातें हैं वो समाज व्यवस्था ठीक से चलने के लिए आवश्यक, सुचारू पद्धति से चलने के लिए आवश्यक, इस प्रकार से वह उपयुक्त है। लेकिन बिना समाज के देश नहीं होगा, और समाज होना है तो
यह डिंक की पॉलिसी, यह भी समाज निर्माण के लिए, समाज अव्याहत चलने के लिए, उसकी अक्षुण्णता टिकने के लिए यह योग्य नहीं है। इसी के कारण अपने यहाँ कम से कम विचार करते समय क्या करना होगा कि माता पिता, उनके बेटा बेटी, उनके बेटा बहू और 2 बच्चे 3 बच्चे जो कोई उस परिवार में है, ऐसे एकत्रित रहने वाले ऐसों का एक परिवार, यह जितना प्रभावी रूप से अपने समाज में होता जाएगा, उतना अपना समाज यह अधिक दृढ़ता से, अधिक शक्ति से यह खड़ा होता जाएगा। कुछ व्यवहारिक कारणों के कारण शायद सभी के लिए यह संभव नहीं है, लेकिन एक दूसरे के संबंध वो तो हम जुड़े हुए यह निश्चित यह रख सकते हैं। और जब कर्तव्य की भावना यह मन में यह दृढ़ होती है तो किस प्रकार से व्यवहार होता है। तो मेरे परिचित एक भगिनी यह है कि अपने वो स्वयं को बड़ी है तो स्वाभाविकता उसकी शिक्षा पूरी हुई, गुण अच्छे मिले थे, मेडिकल को एडमिशन मिलने की संभावना थी, लेकिन मेडिकल में एडमिशन ली तो 5 साल कम से कम पढ़ाई के लिए, 1 साल इंटर्नशिप के लिए, ऐसे जो 5-6 वर्षों का जो कालखंड है, उस 5-6 वर्षों के कालखंड में उसके पीछे रहने वाले 5 भाई बहनों को, वह पिताजी की नौकरी ऐसी थी कि वो पूरा घर चलाने के लिए समर्थ नहीं थे और आमदनी कम और व्यसनों से ग्रस्त, ऐसे दोनों ओर से पिताजी की समस्या थी। अगर मेरे भाइयों को ठीक से पढ़ाना है तो मुझे जल्दी पैसे कमाने के लिए सोचना पड़ेगा। केवल इसलिए डीएड किया, डीएड कर यानी मेडिकल में जाने की संभावना होते हुए भी डीएड किया। 2 वर्षों में डीएड पूरे होने के पश्चात नौकरी को लगी और अपने सभी छोटे भाइयों का की शिक्षा, उनके विवाह यह होने तक स्वयं के विवाह को उस भगिनी ने यह रोक कर रखा। अब इस प्रकार के कर्तव्य का विचार जब एक कोई घर का बड़ा भाई, घर की बड़ी बहन ऐसा जब करता है तो परिवार के लोग ये स्वाभाविकता अपने जीवन में खड़े हो जाते हैं। अन्यथा यह सभी बोझ, यह स्वाभाविकता विविध प्रकार के वेलफेयर स्कीम्स पर आ पड़ता। भारत सरकार का यह भाग्य है कि भारत सरकार में इस प्रकार के कुटुंब में अपने से छोटे भाई बहनों का विचार करने वाले बड़े भाई बहन यह अपने देश में आज भी सन 2025 के संदर्भ में भी यह उपलब्ध है। यह अपने भारत का एक बहुत बड़ा भाग्य का विषय है। शायद हम सभी ने एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चित्र ये देखा होगा, एक जापानी छोटे बच्चे का द्वितीय विश्व युद्ध के समय का वह चित्र है। उस बच्चे के पीठ पर एक छोटा बच्चा जो मृत अवस्था में है, ऐसा जो 6-8 महीने का बच्चा है वो मृत हुआ है और उस मृत छोटे बच्चे का शव लेकर यह 5-6 साल का बच्चा यह चल रहा है। इस प्रकार का वो चित्र है। तो लोगों ने उसको पूछा कि ये बोझ लेकर तुम क्यों जा रहे हो। तो वो बच्चा कहता है कि यह बोझ नहीं है, यह मेरा भाई है और वह मृत हुआ है, उसकी मृत्यु हुई है और उसको दफनाने के लिए, उसकी अंतिम विधि करने के लिए ये मुझे जाना है। इस प्रकार का सोचने वाला जापानीज बच्चा आज जापान का एक आइकॉन इस नाते से उसकी मूर्ति यह जापान में खड़ी की गई। हमने और एक चित्र देखा है कि
पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित ऐसा एक फोटोग्राफर, उस चित्र का नाम है वल्चर एंड गर्ल। सोमालिया के एक स्थान पर वह फोटोग्राफर वो चित्र लेता है, और चित्र क्या है तो एक कुपोषित मरणासन्न बच्ची यह वहाँ पड़ी है, और एक गिद्ध वल्चर उसकी मृत्यु की राह देख रहा है। गिद्ध की एक विशेषता है कि वो जीवित व्यक्ति की मांस नहीं खाता, जब तक व्यक्ति मृत नहीं होता तब तक वो उसको खाता नहीं। वो उसके मृत्यु की राह देखकर बैठा हुआ बाजू में गिद्ध, इसने यह चित्र खींचा और वह चित्र अंतर्राष्ट्रीय पूरा एक सम्मेलन में भेजा। उसको वो पुलित्जर पुरस्कार, जिसके फोटोग्राफी के क्षेत्र में जिसे नोबेल का समान माना जाता है, वो पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो पुरस्कार प्राप्त होने के पश्चात उसके एक मित्र का उसको फोन आया कि हमने सुना है कि तुमने यह चित्र निकाला और तुम्हें पुरस्कार मिला, तो वहाँ कितने गिद्ध थे, वहाँ कितने वल्चर थे। तो ये फोटोग्राफर ने कहा कि वहाँ तो एक ही वल्चर था, एक ही गिद्ध था। तो उसने कहा कि क्या स्थिति थी। वो बोले कि वो बच्ची एकदम मृतप्राय होने के लिए आई थी, और वो गिद्ध उसके मृत्यु की राह देख रहा था। तो इसने कहा, जो फोन करने वाले ने, कि तुम्हें यह ध्यान में नहीं आया क्या कि उस बच्ची को लेकर पास में ही वहाँ से एक 2-3 किलोमीटर के दूरी पर एक वहाँ दवाखाना है, आरोग्य केंद्र है, उस दवाखाने में उसको लेकर गया और उसको बचाए। वहाँ से 2-3 किलोमीटर पर ही था। यह कहता है कि मेरे फ्लाइट का समय हो गया था और ये मुझे ध्यान में नहीं आया, इसलिए मैं वहाँ से तुरंत निकल आया। फिर वो सामने वाला फोन करने वाला कहता है कि वहाँ एक गिद्ध नहीं 2 गिद्ध थे, वहाँ 2 वल्चर थे, और उसने फोन काट दिया। उस फोन का इस पर इतना परिणाम हुआ कि इस फोटोग्राफर ने बाद में डिप्रेशन में गया, और तत्पश्चात उसने आत्महत्या भी की। फोन करने वाले का कहना ऐसा था कि वो गिद्ध तो पंछी था, लेकिन तुम तो जीते जागते मनुष्य थे, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? तुमने भी उसके मृत्यु का स्वयं के लिए उपयोग किया। गिद्ध तो मरने तक तो रुकने के लिए तैयार था, तुम तो मरने तक भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार के तुम गिद्ध थे। जब व्यक्ति कर्तव्य भूल जाता है, तो कर्तव्य भूल जाने के पश्चात इस प्रकार का व्यवहार यह स्वाभाविकता हो जाता है। हमारी कुटुंब व्यवस्था जो निर्भर है, वह निर्भर है वो किसी कायदे कानूनों के कारण नहीं। कुटुंब व्यवस्था का कोई कानून है और उस कानून का रक्षण करने के लिए और उस कानून का पालन नहीं किया तो हमें सजा होगी, इसके कारण वह चलती नहीं है। तो एक स्वाभाविक कर्तव्य के भावना से चलने वाला जो हमारा समाज है, उस कर्तव्य को ही हमारे यहाँ एक दूसरा शब्द उपयोग में लाया गया है, वह है धर्म। पुत्र धर्म है, पितृ धर्म है, बंधु धर्म है, भगिनी धर्म है, पड़ोसी धर्म है। इस प्रकार के धर्म की जो संकल्पना आई, वो एक दूसरे के प्रति जो व्यवहार है, उस व्यवहार को जोड़कर यह संकल्पना आई। धर्म यानी पूजा पद्धति, माला गले में डालना, कौन सा तिलक लगाया है, खड़ा लगाया है या आड़ा लगाया है, इस पर धर्म नहीं है। आप कितनी बार माला ओढ़ते हो, कितने बार नाम स्मरण करते हो, कितने बार नाम लेते हो, कितने बार नाम लिखते हो, इस पर धर्म नहीं है। वो एक हमारी पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन मुख्यतः अपने परंपरा में, अपने देश में, अपने समाज में धर्म यह
किस प्रकार से हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, उस कर्तव्य की भावना को समझकर जो चलता है उसको ही धर्म यह माना गया। और जब धर्माधिष्ठित इस प्रकार की कुटुंब व्यवस्था रहती है तो उस कुटुंब व्यवस्था को चलाना यह बहुत बड़ी बात नहीं थी, एक स्वाभाविकता वो कुटुंब यह चलता रहता है। आज कुटुंब व्यवस्था पर आघात करने वाले यह बहुत सारे विषय आ गए हैं। एक तो छोटे परिवार यानी सुखी परिवार, इस प्रकार की जो मान्यता हुई, तो छोटा परिवार यानी सुखी परिवार होता ही है ऐसे नहीं। छोटा परिवार शायद संसाधन अधिक उपलब्ध करने वाला परिवार हो सकता है, वो सुखी होता ही है, इस प्रकार का चित्र रहता है ऐसे नहीं। जब लोग कर्तव्य समझेंगे तो बड़े परिवारों में भी एक आनंद का वातावरण यह स्वाभाविकता बन जाता है। और परिवार में जब लोग रहेंगे तो ही रिश्ते समझेंगे, रिश्ते का महत्व समझेंगे, और उस रिश्ते का महत्व समझने के पश्चात ही अपना व्यवहार भी उस प्रकार से होता जाएगा। आज अनेक परिवारों में दादा दादी, नाना नानी यह दिखाई ही नहीं देते। बाकी तो बहुत ताऊ जी, ताई जी, मामा मामी, चाचा जाजी वगैरह वगैरह, तो ये कई परिवारों में तो बहुत दूर का लगने लगता है। जब ये रिश्ते वो बच्चों को समझ में नहीं आएंगे तो बच्चे समाज में जाते समय भी केवल स्वयं का ही विचार करते जाएंगे, और केवल स्वयं का विचार करने वाला यह शायद व्यक्तिगत जीवन में प्रगति करेगा, व्यक्तिगत जीवन में बड़ा होगा, लेकिन समाज के लिए वो उपयुक्त तो होगा ही ऐसे हम नहीं कह सकते। अगर समझो घरों में दादा दादी रहे, दादा दादी संभव नहीं तो नाना नानी रहे, कोई घर में बड़ा रहे, तो झूला घरों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आज झूला घरों पर इतना खर्चा यह मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय इस प्रकार के परिवारों में आज हो रहा है। मुझे याद है कि एक अपनी कार्यकर्ता बहन, वो एक एनजीओ में काम करती थी, तो उसने वो एनजीओ की नौकरी छोड़ी, दूसरे थोड़े अधिक तनख्वाह की नौकरी चाहिए थी। तो नौकरी छोड़ने का कारण उसको पूछते समय उसने कहा कि मुझे मेरे बेटी को झूला घर में रखने के लिए जितना पैसा खर्चा करता है, कम से कम उतनी तनख्वाह मुझे प्राप्त हो जाए, और वह खर्चा यह 25,000 रुपये से कम नहीं था। अब महीने के 25,000 रुपये मेरा बच्चा संभालने के लिए यह हम दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन घर में दादा दादी, नाना नानी, इनका एक जो स्वाभाविक प्यार भरा, आत्मीयतापूर्ण, इस प्रकार का संस्कार से युक्त इस प्रकार का वातावरण मिलने की एक जो स्वाभाविक संभावना है, उस संभावना से हम बच्चों को यह दूर करते जाते हैं। एक डॉक्टर परिवार में घटी हुई घटना मुझे याद है कि पति पत्नी दोनों भी डॉक्टर, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले, और एक बेटा एक बेटी, इस प्रकार के स्वाभाविकता जन्म हुआ। उस जन्म के पश्चात बच्चे बड़े होने लगे, ये छोटे खंड केंद्र पर रहने वाले, तो उनके पैसे कमाते थे, तो उनके मन में आया कि हम अपने बच्चों को कई अच्छे स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में रखने की। तो वहाँ के काम करने वाला एक थोड़ा उनसे सीनियर कार्यकर्ता था, उस परिवार में बहुत अच्छा संवाद संपर्क उसका था। तो उन्होंने इससे चर्चा की कि इन कार्यकर्ता से कि हमारे बच्चों को रखने के लिए कौन सा बोर्डिंग स्कूल अच्छा है, कहाँ संस्कार अच्छे मिलेंगे, केवल शिक्षा नहीं, अपने बच्चों को संस्कार भी प्राप्त होने चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसी चर्चा उनकी चल रही थी। तो इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप दोनों समझदार हो, आप दोनों सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भी हो, और बच्चे हमारे हैं, और बच्चों को बढ़ाने का काम,
उनका पालन पोषण करने का काम, उनको संस्कार देने का काम आप दूसरों पर क्यों सौंप रहे हो? वो क्यों आपके बच्चों के पालन पोषण और उनको संस्कार देने का काम करेंगे? तो बोले नहीं नहीं, यहाँ तो शिक्षा का वातावरण नहीं है। शिक्षा का वातावरण नहीं है तो आप तो शिक्षित है, आप थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए दीजिए और बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हम घर में ही करें जब तक बच्चे समझदार नहीं होते। यहाँ का जो सिलेबस है वही सिलेबस बोर्डिंग स्कूल का है, तो फिर बोर्डिंग स्कूल में जाकर अलग से क्या सीखेंगे? अलग से उनको कुछ खेल वगैरह के लिए व्यवस्था करनी है तो वो अलग से व्यवस्था हम अपने गांव में भी कर सकते हैं, हम वही उनके लिए वो व्यवस्था निर्माण करें। आप अपना समय बच्चों के लिए दीजिए। हाँ, जब 12th के बाद परिस्थिति ऐसे आएगी कि जो बच्चों के लिए पढ़ना है, जो करियर उनको करना है, उसके लिए हमारे खंड केंद्र में, हमारे जिला केंद्र में शायद शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो हम कहीं बाहर जाने का विचार करेंगे। लेकिन जब सबसे ज्यादा बच्चों को आपकी आवश्यकता है उस समय टीनेजर्स, किशोर वयीन अवस्था में, जब वो आपको देखकर आप इतने अच्छे समझदार पति पत्नी और माता पिता होकर भी अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेजने लगेंगे तो उन बच्चों पर संस्कार करने का हम अपना कर्तव्य ये भूल रहे हैं, और वह कर्तव्य आप भूले नहीं। ऐसे जो उनका सहयोगी वरिष्ठ कार्यकर्ता था उसने उनको समझाया, उन दोनों ने भी वह बात मानी और आज चित्र ऐसा है कि उनके जो मित्र थे उन मित्रों ने अपने बच्चे विविध प्रकार के बोर्डिंग स्कूलों में वगैरह रखे, उसमें से कुछ डॉक्टर भी थे। तो उन बच्चों को 12th के पश्चात मेडिकल में एडमिशन नहीं मिली, लेकिन इनके दोनों बच्चों को, यानी बड़ा बच्चा अच्छे 12th में मार्क करके नीट की एग्ज़ाम पास करके अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन दी। एक खंड केंद्र में रहकर ही वो पला बड़ा पढ़ाई की और अच्छे मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गया। दूसरी बेटी भी अभी इस वर्ष नीट की एग्ज़ाम देकर विश्वास ऐसा है कि वो भी अच्छे स्थान पर उसको एडमिशन मिलेगी। अब यह जो छोटे छोटे उदाहरण रहते हैं कि उन छोटे उदाहरणों के कारण ही जब निर्णय करने का प्रसंग आता है तब परिवार अखंड रखकर, परिवार साथ में रहकर अवेलेबल बेस्ट हम अपने बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं उसका विचार हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। वह नहीं किया तो अपने समाज के सामने हम एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या यह निर्माण करेंगे। दूसरा विषय है कि घर में रहते हैं लेकिन नेट और इसके कारण, यानी आज परिवारों के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं और जो व्हाट्सएप यानी संवाद चलता है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर ही चलता है। कम्युनिकेशन के लिए वो ठीक है, यानी सभी के पास एक ही सूचना जाए, एक ही जानकारी जाए, इसके लिए उस तंत्र का उपयोग करना गलत नहीं है। लेकिन सभी संवाद ये व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ही होता है। अब यह व्हाट्सएप ग्रुप पर ही चलने वाला संवाद या सोशल मीडिया के द्वारा ही, यानी 4 परिवार के सदस्य एक साथ घर में रहते हैं, चारों के हाथ में मोबाइल रहता है और चारों अपने अपने काम में व्यग्र रहते हैं। क्या इस प्रकार की स्थिति, यानी एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन अगर संवाद नहीं रहा तो परिवार निर्माण होगा क्या, परिवार का वातावरण बनेगा क्या? तो शायद आज की परिस्थिति में हमें इसके संदर्भ में समझदारी से कुछ विचार यह करना पड़ेगा कि घरों में आने के पश्चात एक कोई मोबाइल पार्किंग स्टैंड करके रखे क्या, जैसे गाड़ी की चाबी लटकाने के लिए कीबोर्ड रहता है वैसे मोबाइल का पार्किंग स्टैंड कुछ रहेगा। घर में आने के पश्चात 1-2 घंटा 3 घंटा कुछ समय तय करके कोई भी मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा, विशेषतः सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा। ऐसे कुछ संकेत, ऐसे कुछ प्रथाएं
हम निर्माण कर सकते हैं क्या? व्रत की संकल्पना अपने समाज में है, तो नेट फास्टिंग, इंटरनेट का व्रत, इस प्रकार का भी विचार हम कर सकते हैं क्या कि एक दिन एकादशी को इंटरनेट का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे। अब ये इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे, ये पुण्य प्राप्त करने के लिए नहीं, तो यह हमारा परिवार का एक दूसरे का आपसी संवाद संपर्क बढ़ने की दृष्टि से उसका उपयोग होना, इस प्रकार का विचार जो आज परिवार व्यवस्था संभालने के लिए जो चुनौतियां बनकर यह सामने आए विषय है, उन विषयों में के संदर्भ में हमें इस प्रकार का विचार यह करना पड़ेगा। अब जब कर्तव्य की भावना का विषय आता है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कभी अधिकारों का विचार नहीं किया। अपने देश की यह विशेषता रही है कि जैसे एक और कर्तव्य के विषय की चर्चा जब हम करते हैं, आवश्यकता होगी तो अधिकारों के संदर्भ में ही सजगता से उसको, जिस व्यक्ति का अधिकारों का हनन हुआ है, उसको अधिकार प्राप्त करवा कर देने के लिए एक समाज व्यवस्था स्वाभाविकता ही खड़ी हो जाती है। हम सबको उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा मालूम है। उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने उसको अपने पिता के गोद से नीचे खींच लिया। अब यह घटना का वर्णन पूरा नहीं करूंगा, वो घटना तो हमें मालूम है। उसके आगे जो होता है कि उस ध्रुव को एक अढ़ स्थान या हमारी परंपरा ने प्राप्त करके दिया कि अगर तुम्हें चलना है तो किस दिशा में चलना होगा। तो रात के अंधेरे में चलते समय भी अगर कुछ भी साथ नहीं होगा तो ध्रुव की ओर देखते हुए, ध्रुव तारे की ओर देखते हुए हम चल सकते हैं। इस प्रकार की एक, शायद वो मिथक भी हो सकता है, शायद यह दंत कथा भी हो सकती है, लेकिन वह दंत कथा भी हमारे समाज का संधारण करने के लिए, हमारे समाज को दिशा देने के लिए यह एक मार्गदर्शक इस प्रकार की स्थिति है। इस कारण कि अधिकारों का संरक्षण और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर एक प्रकार के अधिकारों के संरक्षण की अनेक कथाएं, यह हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे संस्कृति, इसमें यह स्वाभाविकता प्राप्त हो जाती है। पितामह भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर का जो संवाद है कि सत्य युग में यह समाज व्यवस्था कैसी चाहिए, ऐसे जब युधिष्ठिर ने, धर्मराज ने पितामह भीष्म को, जब वो शरपंजर अवस्था में थे उस समय जब प्रश्न पूछा, तो उसका वर्णन करते हुए जो भीष्म ने उत्तर दिया था कि समाज व्यवस्था ऐसी चाहिए कि न राजा हो न राज्य करने वाला हो, न कोई कायदा हो, कानून हो, न दंड करने की आवश्यकता हो, क्योंकि यह जो समाज है, यह समाज, यह स्वाभाविकता ही धर्म के आधार पर चलता है, और उस धर्म के आधार पर चलने वाले समाज का स्वाभाविकता संरक्षण होता है, और उसके कारण धर्म व्यवस्था, समाज व्यवस्था यह सुचारू पद्धति से चलती है। तो अधिकारों की बात करते समय केवल अधिकार नहीं तो कर्तव्य, और कर्तव्य जब निर्वहन करने की स्थिति में समाज के और परिवार के, कुटुंब के सब लोग जब चलने लगते हैं, तो स्वाभाविकता ही हमारी कुटुंब व्यवस्था, और उस कुटुंब व्यवस्था ठीक चली तो अपने कुटुंब में रहने वाले बालों का भी संरक्षण होगा, बच्चों का संरक्षण होगा। तो बाल संरक्षण, इस विषय में अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना अनाथ आश्रम करने पड़ेंगे, और बालों का संरक्षण ठीक हुआ, एक उचित वातावरण हुआ, तो वृद्धाश्रम की आवश्यकताएं भी अपने देश में कम होती जाएगी।
मुझे ऐसा लगता है कि एक उचित आदर्श भारतीय कुटुंब व्यवस्था का निर्माण, यह सभी प्रकार की समाज व्यवस्था को सुचारू पद्धति से चलने के लिए आवश्यक इस प्रकार का एक यह माध्यम है। उस माध्यम को हम सभी समझे, इतनी ही सभी से विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र जी भाई साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो राघवेंद्र जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, जैसे हमारी परंपरा है कि अध्यक्ष उद्बोधन दें, अपना मार्गदर्शन दें, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे भाई साहब के साथ। जी राघवेंद्र जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी, और बहुत बहुत आभार